नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में। आप सबको पता होगा 294 सीट्स में से 213 सीट्स मिला है ममता दीदी लेड तृणमूल कांग्रेस को। पर दोस्तों एक प्रॉब्लम तो ही है, आपने सुना ही होगा, ममता दीदी नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गई है बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी साहब से। अब क्या ममता दीदी फिर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे? उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है वो सब हम आज डिटेली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले वही न्यूज। दिस इज यूनिक एंड पॉसिबली द फर्स्ट टाइम दैट ए चीफ मिनिस्टर लॉस्ट हर सीट बट द पार्टी रजिस्टर्ड ए बिगर विक्ट्री। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसे पहली बार हो रहा होगा कि एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर भी है वो इलेक्शंस हारी है और इनकी जो पार्टी है इतनी बड़ी जीत लेके आई है। ये डिस्टिंक्शन मिला है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को। देखिए, ममता बनर्जी पुश द मोदी शाह जगन्नाथ ऑफ द बीजेपी ऑफ द ट्रैक इन वेस्ट बंगाल। देखिए दोस्तों, मैं तो बोलूंगा ममता बनर्जी जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जो जीत हुई है ये सबसे मास जीत है, क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया था देश के प्रधानमंत्री को और देश के होम मिनिस्टर को, है कि नहीं? तो मास नहीं हुआ। 213 सीट जीत के आई तृणमूल कांग्रेस से आउट ऑफ 292 सीट्स में से। अब सोच रहे होंगे वैसे वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स है, इलेक्शंस हुआ केवल 292 सीट्स में, क्योंकि दो कॉन्स्टिट्यूएंसी के कंटेस्टेंट्स का डेथ हुआ था। इसकी वजह से केवल 292 सीट्स में इलेक्शंस हुआ था। शी लॉस्ट द इलेक्शन फ्रॉम नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी टू शुवेंदु अधिकारी ऑफ द बीजेपी। बीजेपी के एक प्रोमिनेंट फेस है शुवेंदु अधिकारी जी, इनसे ममता बनर्जी जी की हार हुई है। The results left a dilemma involving political morality over this question. Can Mamata Banerjee remain chief minister after losing Nandigram? नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी हारने के बाद भी क्या ममता दीदी चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे वेस्ट बंगाल का? $1 मिलियन सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशनली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, डेफिनेटली ये एस। हमारी संविधान में ऐसे प्रोविजन है, इसके बारे में हम डिटेलली डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द प्रोविजंस? हमारी संविधान के अनुसार एनीबडी कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर और ए मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए लेजिस्लेटर। कहने का मतलब यह है दोस्तों, सबसे पहले हम स्टेट्स की बात करते हैं। एक स्टेट में एक मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। कोई भी एक आदमी या औरत अगर वो एमएलए नहीं भी है तब भी वो स्टेट के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तक भी बन सकता है, पर एक कंडीशन यह है 6 महीने के अंदर उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना पड़ेगा। मतलब कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीत के एमएलए बनना पड़ेगा, तब भी वो मिनिस्टरशिप में कंटिन्यू रह पाएगा। अगर वो 6 महीने के अंदर एमएलए नहीं बन पाया तो आर्टिकल 164 क्लोज 4 के अनुसार उनको रिजाइन करना पड़ेगा। बेसिकली उनकी जो मिनिस्टरशिप है वो सीज हो जाएगा। ये हो गया स्टेट्स की बात है। सेंटर में क्या होगा? सेंटर में दोस्तों सेम चीज है। कोई भी एक इंडियन सिटीजन अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए फिट है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो उनको भी ऐसे मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर तक अपॉइंट कर सकता है। पर वही कैसे? 6 महीने के अंदर उनको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। सेंटर में तो 2 ऑप्शन है, या तो राज्यसभा से चुन के आओ या लोकसभा में से, राइट? अब देखिए आर्टिकल 164 के क्लोजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोज 1 क्या कहता है? चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसी आर्टिकल के थ्रू कोई भी एक आदमी को या औरत को चीफ मिनिस्टर बना सकता है, ठीक है, पर 6 महीने के अंदर उनको सेलेक्ट होना पड़ेगा। वो आर्टिकल 164 कहता है, ठीक है। अब देखिए क्लोज 2 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये तो आपको पता ही है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के लिए। आर्टिकल 164 क्लोज 3 क्या कहता है? गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ्स ऑफ द मिनिस्टर। जो ओथ कौन पढ़ाता है जब मिनिस्टर बनने के बाद? वो गवर्नर है। ये तो आपने अखबारों में, टीवी में देखा ही होगा, गवर्नर जो ओथ पढ़ाते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए और सारे मिनिस्टर्स के लिए। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 इज रिलेटेड टू द स्टेट। सेम चीज आर्टिकल 75 हो जाता है जब वो सेंटर की बात हो रहा है। तो देखिए, एज दैट ऑफ द प्रोविजंस प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट लेजिस्लेटर अंडर आर्टिकल 164, आर्टिकल 75 प्रोवाइड्स द प्रोविजंस फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटर। सेम चीज है दोस्तों, आर्टिकल 164 फॉर स्टेट एंड आर्टिकल
सॉरी आर्टिकल 75 फॉर द सेंटर। देखिए इसका क्लॉज 1 क्या कहता है, पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यही आर्टिकल 75(1) के अनुसार कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया को मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तक बना सकते हैं। 75 क्लॉज 2 क्या कहता है, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कई स्टूडेंट्स मेरे से डाउट पूछा है। बेसिकली इसका मतलब यह है दोस्तों कि प्रेसिडेंट चाहे तो इनको रिमूव भी कर सकता है, यह है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करते हैं एंड प्रेसिडेंट चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, पर ये जो रिमूवल वाला प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा है, वो सबको मालूम ही है। 75 क्लॉज 3 क्या कहता है, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखिए दोस्तों दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कम से कम 50 बार एग्जाम्स में पूछा होगा। मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट, तो लोकसभा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शंस आएगा लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, ठीक है, ऐसे आता रहेगा, तो लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। 75 क्लॉज 4 क्या कहता है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ्स टू द मिनिस्टर्स, ठीक है, जो ओथ पढ़ाते हैं वो प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 क्या कहता है, मेंबर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस फॉर 6 months विल सीज टू बी मेंबर एथ ऑफ द हाउस। अगर 6 महीने के अंदर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाया, या तो लोकसभा या राज्यसभा, तो इनकी जो मिनिस्टरशिप है वो सीज हो जाएगा। राइट दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री चेक करते हैं व्हेन लूजिंग कैंडिडेट्स बिकम सीएम। सबसे रीसेंट एग्जाम्पल ये है दोस्तों, जो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर है तीरथ सिंह रावत जी, जब वो उत्तराखंड के सीएम बने तब वो एमएलए नहीं थे। ममता बनर्जी जी का ही एग्जाम्पल ले लो, 2011 में जब वो पहली बार वेस्ट बंगाल की सीएम बनी थी तब वो एमएलए नहीं थी, वो भी ऐसे ही 6 महीने के अंदर इलेक्ट होकर आई थी। 1952 में बॉम्बे स्टेट का एग्जाम्पल ले लो, तब के बॉम्बे स्टेट मतलब अभी के महाराष्ट्र एंड गुजरात कंबाइंड था, ठीक है। 1952 में देश के सबसे पहला असेंबली इलेक्शंस हुआ था, तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे मोरारजी देसाई, जो 1977 में हमारे प्रधानमंत्री भी बने थे जनता पार्टी गवर्नमेंट के थ्रू। उन्होंने असेंबली इलेक्शंस में हार गया था, राइट, पर तब के जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी है उनको ऐसे लीडर चुना एंड अपॉइंटेड हिम एज चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल पोस्ट इंडिपेंडेंस हम यही बोल सकते हैं मोरारजी देसाई जी के, राइट। और एक एग्जाम्पल है सी राजगोपाल आचार्य, जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब अभी के जो प्रेसिडेंट के पोस्ट है उससे हम रिलेट कर सकते हो। उनका भी केस ऐसा ही हुआ था, वो इलेक्शंस लड़े ही नहीं थे, वो डर रहे थे इलेक्शंस लड़ने के लिए, क्योंकि उनको यह लग रहा था वो हार जाएगा। तो उन्होंने इवन लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी ओपन इलेक्शंस नहीं लड़े थे, उनको मद्रास चेंबर ऑफ कॉमर्स से नॉमिनेट किए थे, तब जाके वो मद्रास के चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है। तो सी राजगोपाल आचार्य इज एन एग्जाम्पल, मोरारजी देसाई एन एग्जाम्पल, तो प्रेजेंट एग्जाम्पल इज तीरथ सिंह रावत एंड ममता बनर्जी हरसेल्फ इज एन एग्जाम्पल, राइट। अब देखिए there have been instances when a chief minister lost the by poll। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, व्हाट इफ सीएम लूजेस by poll। देखिए मैंने आपको बोला अगर कोई भी एक सिटीजन को ऐसे मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया तो उनको 6 महीने के अंदर री इलेक्ट होना पड़ेगा, बेसिकली इलेक्ट होना पड़ेगा एज एन एमएलए। अगर नहीं हो पाया तो आर्टिकल 164 क्लॉज 4 के अनुसार उनको रिजाइन करना पड़ेगा, बेसिकली इनकी जो मिनिस्टरशिप है सीज हो जाएगा। ऐसे ही हुआ था 1970s में उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर त्रिभुवन नारायण सिंह जी के साथ। त्रिभुवन नारायण सिंह जी को ऐसे ही अपॉइंट किया था एज चीफ मिनिस्टर, पर जब बाई इलेक्शंस हुआ वो हार गए, इन्होंने रिजाइन किया सेम टाइम। अगर रिजाइन नहीं भी किया होता तभी उनका जो मिनिस्टरशिप है कैंसिल हो जाता। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात तब हुआ जब 2009 में झारखंड चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन जी ने क्या किया, उनके साथ भी ऐसे हुआ दोस्तों। वो भी 6 महीने के अंदर इलेक्शंस लड़े, पर इलेक्शंस में वो हार गए, पर वो ऐसे छोड़ा नहीं, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो सोचा क्या, और एक बार अपॉइंट हो जाते हैं, मतलब 6 महीने के लिए पहले तो अपॉइंट हुआ, बाई इलेक्शंस लड़े, हारे, फिर उन्होंने क्या सोचा और 6 महीने के लिए अपॉइंट हो जाता है तो इजी हो गया, ऐसे 6 करके पूरे 5 साल कट जाएंगे, ऐसे ही सोचे थे भाई साहब ने। पर हुआ क्या था, अंडर प्रेशर फ्रॉम अले कांग्रेस सोरेन रिजाइन एंड प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड इन झारखंड, ठीक है। कांग्रेस में से बहुत प्रेशर आया, उनको रिजाइन करना पड़ेगा एंड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया था झारखंड में, राइट। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे क्या नॉन एमएलए भी री अपॉइंटेड एज सीएम। कहने का मतलब यह है 6 महीने के लिए सीएम बने, इलेक्शंस लड़े, हारे, फिर री अपॉइंट हो सकता है क्या? आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में अपने रूलिंग के साथ ये क्लियरली रिजेक्ट किया। उन्होंने ये बोला नो पर्सन कैन बी री अपॉइंटेड फॉर 2 टर्म्स। एक ही बार हो सकता है, इस तरह जो 6 महीने वाली विंडो है ना, एक ही बार के लिए है, इसके बाद री अपॉइंट नहीं हो सकता, राइट। विदाउट बिकमिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर, एमएलए और एमएलसी वेयर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सिस्ट। देखिए दोस्तों ये मैंने आपको कहना भूल गया था, देखिए जितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं तो
और एक ऑप्शन बनता है, मतलब या तो एमएलए बनो, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके इलेक्शंस लड़ो, जीत के आ जाओ, एमएलए बनो, या तो अगर आपके स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल से उधर से भी आप नॉमिनेट होकर आ सकते हो, उधर भी तो ओपन इलेक्शंस होता है, उधर से आप नॉमिनेट होकर आ जाओ, जैसे राज्यसभा सेंटर में वैसे कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल से, राइट। ये भी एक ऑप्शन है, एमएलए या एमएलसी। अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके इलेक्शंस लड़ना पड़ेगा और जीतना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी की बात ले लो, 10 हाथ 6 months टाइम टू गेट इलेक्टेड एज एन एमएलए इफ शी कंटिन्यूस एज अ चीफ मिनिस्टर। तो ममता दीदी के पास अभी 6 महीने का टाइम है। इस 6 महीने विंडो के अंदर ही उनको कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस फेस करना पड़ेगा और जीतना ही पड़ेगा। आप देखिए वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है ही नहीं, 1969 में वो एबॉलिश हुआ था। तो ममता दीदी के पास अभी एक ही ऑप्शन है, कोई भी एक तृणमूल कांग्रेस एमएलए को रिजाइन करवाना पड़ेगा और उस जगह में जाके इलेक्शंस फेस करना पड़ेगा और जीतना ही पड़ेगा, राइट। दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर ममता बनर्जी, राइट दोस्तों। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ए वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा आर्टिकल 164, 75 ए सब के बारे में। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।